तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पोल्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोल्ट्री यानी जिसे दूसरे शब्दों में फाउल कल्चर के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसे मुर्गी पालन के नाम से जानते हैं। और देखिए, जो पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री में सिर्फ मुर्गियों का ही पालन नहीं किया जाता, इसके अलावा और जैसे डक हो गए या फिर टर्की हो गए, पिजन हो गए, इन सब का भी कल्चर इनके अंतर्गत किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में आपको लाख कल्चर के बारे में बताया गया। अगर आप वह वीडियोज ना देखे हों तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह पोल्ट्री जिसे फाउल कल्चर भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोल्ट्री या फिर इसे फाउल कल्चर भी बोल सकते हैं और हिंदी में इसे मुर्गी पालन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या कि जो पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री में हम यहाँ पर मुर्गियों के बारे में उनका डोमेस्टिकेशन करते हैं, उनका कल्चर करते हैं और उनसे हमें मीट और साथ ही साथ उनका जो न्यूट्रिटिव एग होता है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हम पोल्ट्री के डेफिनेशन की बात करें तो पोल्ट्री इज द मेथड ऑफ कल्चर ऑफ फाउल्स। फाउल्स में जैसे डक हो गया या फिर टर्की हो गया, पिजन और चिकन भी हो सकता है। तो इन सब का कल्चर पोल्ट्री के अंतर्गत किया जाता है एट ए कॉमर्शियल लेवल कॉल्ड पोल्ट्री। मतलब पोल्ट्री के अंतर्गत हम फाउल्स का कल्चर करते हैं। फाउल्स में जैसे चिकन, डक, टर्की, पिजन, इसके अलावा भी जो बर्ड्स हैं और भी इनका कल्चर किया जाता है फाउल्स के अंतर्गत। तो इन सब का हम कल्चर कॉमर्शियल लेवल करते हैं फॉर द इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू के लिए हम इन सब का कल्चर करते हैं। इनका मीट जो होता है वह न्यूट्रिटिव होता है और साथ ही साथ इनका एग जो होता है वह अभी इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इन सब के लिए हम पोल्ट्री में इन सब का कल्चर करते हैं। इसमें जो दूसरा पॉइंट है, दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एज डोमेस्टिक एनिमल विच हैज ग्रेड ऑफ मीट एंड हाईली न्यूट्रिटिव एग। यानी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह हर जगह लगभग पाया जाता है, हर जगह इसका कल्चर किया जाता है। और ये जो डोमेस्टिकेटेड एक एनिमल है, इसको हम मीट के लिए या फिर न्यूट्रिटिव इनका जो एग होता है, इनके लिए इसका हम कल्चर करते हैं। तो पोल्ट्री के अंतर्गत हम जो कल्चर करते हैं वह मीट के लिए कल्चर किया जाता है और उनका न्यूट्रिटिव एग जो होता है इनके लिए कल्चर किया जाता है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट इसमें है, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ पोल्ट्री इंडिया में लगभग पूरे वर्ल्ड का जो लगभग 90% जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वह इंडिया में पाई जाती है। और इसका जो मैनेजमेंट है, पोल्ट्री का जो मैनेजमेंट किया जाता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री का हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ डिटेल से नॉलेज की जरूरत होती है, जैसे उनका हैबिटेट के बारे में और उनकी ब्रीडिंग के बारे में और उनका रेयरिंग कैसे करना है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप पोल्ट्री या फाउल कल्चर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फूड और फीडिंग की बात करें, अगर हम फाउल्स के अंतर्गत फूड और फीडिंग की बात करें तो इनमें जो पहला पॉइंट है, दी ओट, पीच, ग्राम एंड बीन आर गुड फूड ऑफ फाउल्स। मतलब जो ओट्स यानी जो और फिर पीज, मटर, ग्राम, चना या फिर बीन्स, राजमा, ये सब जो है अच्छा सोर्स है फूड का। फाउल्स के लिए ये सब अच्छे सोर्स हैं। इसमें जो दूसरा पॉइंट है, दी बॉइल्ड पोटैटो मिक्स्ड विद इक्वल पार्ट ऑफ व्हीट शुड बी गिवन फूड एज ए गर्ल। मतलब जो ये जो पोटैटो होता है उसको अगर हम बॉईल कर दे, बॉईल करने के बाद उसमें व्हीट को मिक्स करने के बाद वो एक अच्छा सोर्स होता है फूड का, उसको दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ओनियन होती है या और जो फ्रेश ग्रास होती है, इनको भी अनकुक्ड यानी उन्हें कच्चे ही दिया जाता है। तो ओनियन हो गई या फ्रेश ग्रास हो गई, इन सबको भी दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, द मस्टर्ड सीड शुड बी गिवन ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। मतलब जो मस्टर्ड है या सरसों है उसको जाड़े के दिनों में इनको फूड के रूप में दिया जाता है। तो ये सब कुछ फूड है फाउल्स के लिए। इसके अलावा अगर हम फाउल्स के अंतर्गत ब्रीड्स की बात करें, यानी कि उनकी अच्छी ब्रीडिंग के लिए, तो यहाँ पर हम आपको मुर्गियों के बारे में फाउल्स के अंतर्गत बता रहे हैं। तो इनमें हम मुर्गियों के जो बेस्ट स्पीसीज है जिससे हमें अच्छा एग मिल सके और अच्छी किस्म की हमें मीट मिल सके, तो ये सब कुछ स्पीसीज हैं, इनसे हमें अच्छी किस्म की मीट या फिर एग जो रहते हैं मिल जाते हैं। द ब्लैक मिनराज आर वेल नोन एज बेस्ट लेयर। जो ब्लैक मिनरकास होता है वह अच्छा सोर्स है, अच्छी स्पीसीज है, जिससे अंतर्गत हमें एग जो रहता है बहुत ज्यादा बड़ा मिलता है। और साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और भी स्पीसीज है, व्हाइट लेग हॉर्न, ब्राउन लेग हॉर्न और ब्लैक लेग हॉर्न। ये सब कुछ अच्छी स्पीसीज के नाम बताए गए हैं, जो हेंस के या मुर्गियों के अंतर्गत जो हमें अच्छी मीट भी देते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा एग्स भी हमें उनसे ऑब्टेन होता है। क्योंकि हमें जो
मीट होना चाहिए। वह फाउल कल्चर के अंतर्गत हमें जिस भी स्पीसीज का कल्चर करवाना है वह उसके अंतर्गत हमें अच्छा मीट प्राप्त होना चाहिए और साथ ही साथ न्यूट्रिटिव एग हमें प्राप्त होना चाहिए ताकि उसकी मार्केट वैल्यू हमें मिल सके। तो ये सब कुछ अच्छी स्पीसीज हैं मुर्गियों की, इससे हमें अच्छा मीट मिलता है और साथ ही साथ एक न्यूट्रिटिव अच्छा एग भी प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हम फाउल कल्चर की बात करें तो फाउल कल्चर में अगर हम फाउल कल्चर करवा रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, जिसमें जैसे पहला ब्रीडिंग हो गया, तो ब्रीडिंग के अंतर्गत आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में याद रखना चाहिए। जैसे लार्जेस्ट एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ फाउल शुड बी सिलेक्टेड, यानी जो आप अगर कल्चर करवा रहे हैं, फाउल कल्चर कर रहे हैं, तो उनका जो फॉर्म होना चाहिए, जो पोल्ट्री फॉर्म होना वो बड़ा होना चाहिए ताकि जो फाउल्स है उसमें अच्छी तरीके से गमन कर सके, चल फिर सके। इसमें अगला पॉइंट है दी वीक सिक एंड स्टंट बर्ड शुड नॉट बी टेकन फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए जो बीमार जो बर्ड्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है दी 2 years ओल्ड hen शुड बी सिलेक्टेड टू ब्रीड विथ दी कॉक ऑफ 1 year, यानी जो 2 years यानी 2 साल की जो मुर्गी है उसके लिए 1 ईयर का जो मुर्गा है उसके साथ उसका ब्रीडिंग करवाना चाहिए, उसके साथ उसका कॉपुलेशन करवाना चाहिए, तब जाकर हमें अच्छी स्पीसीज की हमें फाउल्स हमें प्राप्त होंगे। द मेल फाउल शुड बी ऑफ डिफरेंट फैमिली फ्रॉम फीमेल फाउल। जो फीमेल फाउल है वह डिफरेंट फैमिली का होना चाहिए और जो मेल फाउल है वह डिफरेंट फैमिली का होना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में हम कॉपुलेशन करवाएंगे तो उससे हमें जो अगली नेक्स्ट स्पीसीज हमें प्राप्त होगी वह बेहतर होगी और उससे हमें अच्छा मीट भी मिलेगा और साथ ही साथ उनका न्यूट्रिटिव एग भी हमें प्राप्त होगा। फॉर सक्सेसफुल ब्रीडिंग न्यूट्रिटिव फूड इज एसेंशियल। अच्छी ब्रीडिंग के लिए, अच्छी कल्चर के लिए न्यूट्रिटिव फूड जो रहता है बहुत जरूरी रहता है। इसके बाद इसमें जो अगला है एग लेइंग एंड हैचिंग। एग लेइंग और हैचिंग के लिए एक अच्छे क्लाइमेट की जरूरत होती है और यदि बेस्ट टाइम फॉर एग लेइंग, जो अच्छा समय होता है वह एग लेइंग का जो अच्छा समय होता है या क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ का जैसा रीजन, जहाँ का जैसा एरिया रहेगा उस हिसाब से जहाँ पर क्लाइमेट जैसा रहेगा इस पर यह डिपेंड करता है कि उनकी एग लेइंग कैसी होगी। द मोस्ट फेवरेबल पीरियड इन दी प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो लगभग इंडिया में जो होता हुआ लगभग जो एग लेइंग होती है वह जनवरी टू अप्रैल में इसका जो एग लेइंग होती है वे करते हैं। इसके अलावा जो रेयरिंग ऑफ चिकन की जो हमें मुर्गियों का हम जो पालन कर रहे हैं उनकी देखभाल करना, इन सब के बारे में, तो रेयरिंग ऑफ चिकन के अंतर्गत आपको इनकी देखभाल करनी होती है कि कैसे मुर्गियों को हम पाले कि उनका कोई नुकसान ना हो, उनका स्वास्थ्य भी सही रहे। तो इसमें पहला पॉइंट है आफ्टर दी 36 आवर्स आर ऑफ द हैचिंग चिकन शुड बी टेकन आउट ऑफ द ओल्ड नेस्ट। मतलब 30 आवर्स के बाद हैचिंग करने के बाद चिकन जो रहते हैं उनको अलग कर देना चाहिए और इस मदर फाउल से उसको अलग कर देना चाहिए। और शुड बी गिवन फूड न्यूट्रिटिव फूड, उनको अच्छा न्यूट्रिटिव फूड देना चाहिए ताकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो अच्छी तरीके से चल फिर सके। एंड एज ऑफ 45 डेज तक उनको अच्छा फूड देना चाहिए। चिकन मस्ट भी, चिकन जो रहते हैं उनको 6 टाइम में डेली बार बार उनको मतलब आफ्टर 45 डे टू 6 मंथ्स दी मस्ट फीड 4 टाइम। लगभग 45 दिन को उनको फूड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको अच्छा न्यूट्रिटिव फूड देना चाहिए 6 मंथ की एज तक। इसके अलावा अगर हम फाउल्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है दी एग। दी फाउल्स एग आर बेस्ट सोर्स ऑफ कॉमर्शियल पर्पज। जो इनका फाउल्स का जो एग होता है या फिर हेंस का जो एग होता है वो उनका कॉमर्शियल पर्पज से यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव नेचर का होता है और साथ ही साथ एक बेस्ट सोर्स है, फूड का एक अच्छा सोर्स भी है। और इनका ग्रेवली वेट जो होता है लगभग वह 57 ग्राम्स का जो एग होता है वह लगभग 57 ग्राम्स का होता है, या अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग भी हो सकता है। और इसमें जो होता है वह विटामिन डी की मात्रा अधिक पाई जाती है, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और इसके अलावा अगर इसके हम बाई प्रोडक्ट की बात करें तो बाई प्रोडक्ट में जो मैन्यूर, पोल्ट्री फीडर्स वगैरह जो होते हैं उनको मिल्स में यूज किया जाता है। मिल से, पोल्ट्री फीडर से, मिल से, इस सब चीज में इनका यूज किया जाता है। आर यूजफुल इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस बाई प्रोडक्ट ऑफ पोल्ट्री। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस के लिए जो बाई प्रोडक्ट होता है वह पोल्ट्री का जो बाई प्रोडक्ट होता है उनका यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम प्योरली फीदर्स की बात करें तो जो प्योरली फीदर होता है दे आर यूज इन मेकिंग पिलो, जो पिलो बनाने या क्विल्ट बनाने में और फैंसी आर्टिकल्स जो रहते हैं इन सबको बनाने में इनका फीदर्स का यूज किया जाता है।
इसके अलावा अगर हम पोल्ट्री मीट की बात करें तो पोल्ट्री मीट इनका जो होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, एक अच्छा सोर्स भी है, फूड का एक अच्छा सोर्स भी है, और साथ ही साथ ये जो होता है बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का, प्रोटीन और विटामिन का एक अच्छा सोर्स होता है पोल्ट्री मीट जो होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पोल्ट्री के बारे में आपको डिटेल से बताया। अगर यह वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।